नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के और 101% सफलता प्राप्त कराने के लिए। तो आप सभी यहां पर आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता देते हैं कि जैक की तरफ से यह स्पष्ट घोषणा कर दिया गया है कि आपकी एग्जाम मई में होगी और आपका जो एग्जाम होगा वह पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों पर होगा। और आप लोग यहाँ पर बहुत से ऐसे नोट्स को परचेज किए हैं जो आपको एक्सरसाइज वाइज पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न का नोट्स नहीं है। तो यदि आप 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और कम पढ़ करके अधिक सफलता लेना चाहते हैं तो वो आपका टेक्स्ट बुक है। यदि आप टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारे चैनल पर ओनली फॉर टेक्स्ट बुक पर आधारित जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स यहाँ पर बनाया गया है जो कि आपको जैक मॉडल पर आधारित होगा और आपके टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज वाइज नोट्स एनसीईआरटी पीडीएफ आपको मिलेगा। और यहाँ पर साथ में तैयारी भी कर सकते हैं आप। तो अभी आपको मेगा ऑफर दिया जा रहा है, 501 रुपये वाले कोर्स से सिर्फ और सिर्फ 351 रुपये में परचेज आप कर सकते हैं और यहाँ पर मई जून जब तक परीक्षा होती है तब तक आप पढ़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल हम यहाँ पर नोट्स को ही परचेज करें तो आप नोट्स ले सकते हैं। प्रत्येक विषय का नोट्स आपको 29 रुपये में होली के शुभ अवसर तक दिया जा रहा है। तो आप 29 रुपये में लेकर के किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स और पीडीएफ पढ़ सकते हैं। और पूरी क्लासेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 350 रुपये में पूरी क्लासेज को आप ज्वाइन करके मई तक के लिए पढ़ सकते हैं। और यह केवल जो है आपको जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न है जिसमें किसी भी प्रकार का आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, एक्स्ट्रा केवल पाठ्यक्रम पर। तो आप सभी अवश्य देख लें। हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है? देखिए, सभी जीव जंतुओं का जनन करने का प्रक्रिया अलग अलग होता है। तो उसी में एक हाइड्रा है, पैरामीशियम बटामीशियम कहते हैं। तो हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है? 1001 बार प्रश्न पूछा गया है। मुकुलन, द्विखंडन, जनन या कोई नहीं। ठीक है, तो हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। हाइड्रा में किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है? हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है यह बताना। ठीक है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, मुकुलन या कोई नहीं। ठीक है, तो हाइड्रा जो होता है उसमें आपको अलैंगिक जनन होता है ना, अलैंगिक जनन होता है। अमीबा किस प्रकार का जीव है? अमीबा किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, असंख्य जीव या कोई नहीं। ठीक है, तो अमीबा जो होता है वो आपका बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत जाता है। अमीबा किसके अंतर्गत? बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत जाता है। अमीबा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन, द्विखंडन, बहुकोशिकीय या कोई नहीं। ठीक है, तो अमीबा में जो प्रजनन होता है वो आपको यहाँ पर द्विखंडन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? द्विखंडन विधि द्वारा अमीबा में, और हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा। ये दोनों प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, अमीबा में कौन सा जनन होता है? अमीबा में कौन सा जनन होता है? लैंगिक, अलैंगिक, बहुकोशिकीय या कोई नहीं। ठीक है, तो अमीबा में जो होता है वो आपका अलैंगिक जनन होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा यानी पुरुष और स्त्री युग्मक का संलयन होता है कहलाता है लैंगिक, अलैंगिक, बहुलिंगीय या कोई नहीं। ठीक है, तो जिसमें नर और मादा सीधे रूप से जो है यहाँ पर जनन करते हैं उस जनन को हम लोग कहते हैं, देखिए, लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं ना, इसको लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। अगला है अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को क्या कहा जाता है? अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को, अंडाणु किसमें? मादा में, और शुक्राणु किसमें? नर में होते हैं। और ये दोनों जब आपस में क्या होते हैं, जनन के दरमियान जब आपस में मिलते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, देखिए, निषेचन। इसको क्या कहा जाता है? ये निषेचन होता है। उसके बाद अंडे बनते हैं और उसके बाद जो होता है कि बच्चा तैयार होता है। ठीक है, वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये अंडाणु और शुक्राणु का संलयन महिला शरीर के यदि अंदर में होता है तो उसको क्या कहेंगे? आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, समवाहन निषेचन या कोई नहीं। ठीक है, तो अंडाणु और शुक्राणु मिलकर के निषेचन करते हैं और अगर ये महिला के शरीर के अंदर है तो उसको हम लोग कहेंगे आंतरिक निषेचन। क्या कहेंगे उसको? आंतरिक निषेचन के नाम से जानते हैं। इसमें से कौन सा जंतु में आंतरिक निषेचन होता है? बताइए कि कौन सा जंतु में नर और मादा मिलते हैं तो शरीर के अंदर ही बच्चा तैयार होता है? किस में? गाय में, कुत्ता में, बिल्ली में या सभी में?
तो गाय में भी आंतरिक निषेचन होता है, कुत्ता में भी आंतरिक निषेचन होता है, बिल्ली में भी आंतरिक निषेचन होता है। यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा और ये सभी लैंगिक जनन का उदाहरण है। बाह्य निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जंतुओं के शरीर के बाहर जल में होता है, क्या कहलाता है? देखिए, ये जंतु के शरीर के अंदर नहीं हो रहा है। वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जंतुओं के शरीर के बाहर, देखिए बाहर, अंदर नहीं, अंदर होता तो आंतरिक निषेचन जैसा अभी हमने देखा था, लेकिन बाहर है। बाहर है तो कौन सा निषेचन होगा? जल में होता है तो उसको हम लोग कहते हैं बाह्य निषेचन। जो बाहर होगा उसको बाह्य निषेचन के नाम से जानेंगे। बाह्य निषेचन किसमें होता है? आपको बताना है किसमें बाह्य निषेचन होता है। मेढक, मछली, स्टारफिश, कोई नहीं या सभी। ठीक है, तो देखिए बाह्य निषेचन किन में होता है? बाहर निषेचन मेढक में भी होता है जो जल में अंडे को जन्म देते हैं, मछली का भी बाह्य निषेचन होता है और स्टारफिश का भी बाह्य निषेचन होता है, यानी इसमें सभी होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर इसमें सभी हो जाएंगे। विश्व में प्रथम प्रखनली शिशु का नाम बताइए। प्रथम प्रखनली शिशु का नाम बताइए। बहुत बार आया वो प्रश्न है और आपके देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक में ही मिल रहा है, इसलिए टेक्स्ट बुक कभी मत छोड़िएगा, नहीं तो लाइफ होगा चौपट हो जाएगा। तो विश्व में प्रथम प्रखनली शिशु का नाम बताइए। लूस ब्राउन, लूस क्राउन, लूस पेनाइज या कोई नहीं। ठीक है, तो विश्व में प्रथम प्रखनली शिशु का नाम जो था वो था आपका लूस ब्राउन। क्या था आपका? लूस ब्राउन। अगला है, विश्व में प्रथम प्रखनली शिशु का जन्म कब हुआ? विश्व में प्रथम प्रखनली शिशु का जन्म कब हुआ था? 1978, 1976, 1977 या कोई नहीं। ठीक है, तो विश्व में प्रथम प्रखनली शिशु का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 1978 में। कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। भारत के प्रथम प्रखनली शिशु का नाम क्या था? भारत में भी एक प्रखनली शिशु का जन्म हुआ, उस प्रखनली शिशु का नाम शुरुआर क्या था? रावण, राम, शंकर या दुर्गा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा। भारत में जो प्रथम प्रखनली शिशु थी उसका नाम था दुर्गा रखा गया था। ठीक है, वह भौतिक कारक जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाना चाहता है या लाने की चेष्टा करता है, क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपका बल कहलाता है, कार्य कहलाता है, शक्ति कहलाता है या ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि यहाँ पर जो है वह भौतिक कारक कौन है? तो आप लोग सुने होंगे बल ना, ये बल जिसको हम लोग फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं? फोर्स, बल। बल को एफ से सूचित करते हैं। तो बल क्या है? जैसे ये कोई वस्तु है, अगर इस पर हम क्या करें, बल लगाएं, तो ये क्या हो जाएगा? या तो एक बड़ा पत्थर होगा तो या तो ये घसक जाएगा या घसकाने की इसकी हम लोग क्या करेंगे? चेष्टा करेंगे। ठीक है, तो वह भौतिक कारक क्या है जो किसी वस्तु की इस अवस्था में परिवर्तन लाना चाहता है, लाने की चेष्टा करता है? तो वह बल ही है। वह कौन है? बल है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाना चाहता है या लाने की चेष्टा करता है, उसको हम लोग बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद किस बल का उदाहरण है? जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद किस बल का उदाहरण है? घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या कोई नहीं। ठीक है, तो जैसे एक गेंदा है, इसको हमने जमीन पर लुढ़का दिया तो लुढ़कते लुढ़कते ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो यह किस बल के कारण गेंद जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया? तो देखिए, जमीन की सतह पर कोई भी व्यक्ति तभी चल पाता है जब वहां पर घर्षण बल कार्य कर रहा हो। क्या कार्य कर रहा हो? घर्षण बल। आप भी चल रहे हैं तो घर्षण बल कार्य कर रहा है तब चल पा रहे हैं, ना तो आदमी क्या होता है? फिसल जाता है, गिर जाता है। अगर जमीन पर घर्षण बल कार्य नहीं करे तो कोई भी चीज को चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर गेंद लुढ़क रहा है तो उस पर कौन सा बल कार्य कर रहा है? घर्षण बल कार्य कर रहा होता है। अगला है, चुंबक के द्वारा पिनों पर आकर्षण का बल किस प्रकार का बल है? ठीक है, तो देखिए एक चुंबक यहाँ पर मान लीजिए हमने रख लिया है और एक पिन हमने यहाँ पर रख लिया है। ठीक है, अब इसमें आकर्षण हो रहा है। आकर्षण का मतलब कि चुंबक जो है वो पिन को अपनी ओर खींच रहा है और यहाँ पर आकर सटा लिया। तो ये किस बल के कारण होता है बताइए? घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या कोई नहीं। तो यह चुंबकीय बल है। इस चुंबक में इतना बल है कि ये पिन को क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो इस बल को हम लोग चुंबकीय बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको चुंबकीय बल कहेंगे। अगला है, आवेशित वस्तुओं के द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ सीधे संपर्क या स्पर्श के बीच लगाया जाता है, उस बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ये दो बल तुम लोग देख लिए। घर्षण बल जो पृथ्वी की सतह पर यदि कोई काम कर रहा होता है तो उसको घर्षण बल कहते हैं, और किसी चुंबक को यदि अपनी ओर आकर्षण करके खींच रहा हो किसी वस्तु को तो चुंबकीय बल।
लेकिन आवेशित वस्तु, आवेशित मतलब जो किसी को रगड़ दिए हैं और वो आवेशित है एक दूसरे से, तो वो भी किसी को बल लगा के खींचता है, तो उस बल को हम लोग कहते हैं, देखिए, स्थिर विद्युत बल। क्या कहते हैं इसको? स्थिर विद्युत बल के नाम से जानते हैं। अगला है टूटने वाला फल। टूटने वाला फल पेड़ से नीचे की ओर गिरते हैं, यह किस बल का कारण है? घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सभी कुछ सही कर रहे होंगे। गुरुत्वाकर्षण बल ही इसका आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा बल है जिसमें किसी भी वस्तु को बहुत भी ऊंचाई पर यदि फेंका जाए तो वह अंत में कहाँ पर आकर के रुकता है? पृथ्वी के कारण। क्योंकि पृथ्वी के अंदर पृथ्वी पर कौन सी बल कार्य करता रहता है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिर्फ फल ही नहीं, कोई भी चीज फेंका जाएगा वो अंत में कहाँ आएगा? पृथ्वी की सतह पर ही आकर के रुकेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल उसको हम लोग कहते हैं जब पृथ्वी से ऊपर से अपनी नीचे की ओर किसी वस्तु को बल लगा के खींचता है, तो वह बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उसी को हम लोग यहाँ पर तब फल जो होता है पेड़ से नीचे की ओर ही गिरता है, ऊपर की ओर नहीं जाता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाता है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के द्वारा बल लगाता है, तो उससे कहते हैं संपर्कित बल, असंपर्कित बल, संतुलित बल या असंतुलित बल। ठीक है, तो देखिए, जब एक वस्तु है और ये दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाता है, भौतिक मतलब बाहर से जो बल लगाया जाता है उस पर, तो उससे क्या कहते हैं? तो उससे देखिए कहते हैं संपर्कित बल, क्योंकि ये एक वस्तु दूसरे वस्तु से किसमें है? कनेक्ट है, संपर्क है, इसलिए ये संपर्कित बल इस पर कार्य कर रहा होता है। जब एक वस्तु पर दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के द्वारा बल नहीं लगता है, जब एक वस्तु पर दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के द्वारा बल नहीं लगता है, उससे कहते हैं संपर्कित बल, असंपर्कित बल, संतुलित बल या असंतुलित बल। ठीक है, तो जब एक वस्तु पर दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के द्वारा बल नहीं लगता है, जैसे एक वस्तु पर दूसरे वस्तु पर इसका कनेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा बल कार्य करेगा? तो इस पर होगा असंपर्कित बल। कौन सा बल कार्य करेगा? असंपर्कित बल कार्य कर रहा होता है। ठीक है, चलिए अगला है बल का एसआई मात्रक क्या है? बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, 1001 बार प्रश्न आया हुआ है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए, एसआई मात्रक का मतलब हो गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक, यानी सिर्फ अपने राष्ट्र में ही नहीं, आप दूसरे राष्ट्र में भी जाएंगे तो वहां पर जो बल का आप मात्रक यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ, वो वहां भी मिलेगा। ठीक है, तो सभी जगह, तो उसको हम लोग एसआई मात्रक कहते हैं। तो बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। क्या है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, अगला है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले कार्यरत बल को क्या कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले कार्यरत बल को क्या कहते हैं? दबाव, बल, त्वरण या कोई नहीं। ठीक है, जैसे ये अगर यहाँ पर मेरा कोई वस्तु है, इसके एकांक क्षेत्रफल, तो किसी क्षेत्रफल पर इस एरिया पर जो बल कार्य हम करेंगे, जो बल कार्य करेगा उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग देखिए कहते हैं दाब। उसको क्या कहते हैं? दाब। इसी को कहेंगे दबाव। क्या कहेंगे? दबाव। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले को हम लोग दबाव कहते हैं। उसी क्षेत्रफल हम क्या डाल रहे हैं? दबाव डाल रहे हैं। ठीक है, अब दबाव बराबर क्या होता है ना? दबाव बराबर होता है, देखिए, बल। दबाव बराबर क्या होता है? बल। अब बट्टा क्या होता है? क्षेत्रफल। ठीक है, दबाव बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल होता है। बल लगा और किसी का क्षेत्रफल पर लगा, तो ये दबाव के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला है दबाव का एसआई मात्रक क्या है? देखिए, एसआई मात्रक जब भी आपको निकालना हो ना, तो उसका सूत्र याद रखिएगा, तो उससे निकल जाएगा। ठीक है, दबाव, तो दबाव का एसआई मात्रक, तो दबाव का सूत्र क्या होता है? बल बट्टा होता है क्षेत्रफल। ठीक है, बल बट्टा क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या होता है? देखिए, न्यूटन होता है ना, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, यही होता है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? तो इसी को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं एक जैसा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यही आंसर हुआ ना। तो ये सूत्र जब आप याद रखिएगा आप लोग ना, तो यहाँ पर जो है एसआई मात्रक बनाना आसान हो जाता है। तो दबाव बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव किस सतह पर अधिकतम होता है? किस सतह पर अधिकतम, माने सबसे अधिकतम महत्तम कहाँ होता है? समुद्र तल पर, गुरुत्वीय तल पर, चुंबकीय तल पर या कोई नहीं। ठीक है,
तो वायुमंडलीय दबाव किस सतह पर अधिकतम होता है? तो वायुमंडलीय दबाव जो होता है वो समुद्र तल पर सबसे अधिकतम होता है। इसलिए आप किसी का भी देखिएगा ऊंचाई जो मापा जाता है उस समुद्र तल से लिखा हुआ रहता है। चाहे आप रेलवे स्टेशन पर भी जाएंगे तो समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है। तो समुद्र तल से ही सारा जगह काम किया जाता है। तो ये जो है वायुमंडलीय दबाव किस सतह पर अधिकतम होता है? समुद्र तल पर सबसे अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं, ठीक है। अगर ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो घटता जाएगा। क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको जैक मॉडल पाठ्यक्रम और एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको चैप्टर वाइज देखने हैं। चैप्टर वाइज देखिए, क्लास 8 विज्ञान एक्सरसाइज 6, तो एक्सरसाइज वाइज देखना है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद आपको आगे मोबाइल नंबर दिया हुआ, उस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का नोट्स और पीडीएफ बन करके तैयार हो गया है। तो आप सभी यहाँ से परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।